हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं। सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, कहा लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित कराया सरकार, हम देंगे साथ। फूट के कगार पर बिहार कांग्रेस, जेडीयू का बागी कांग्रेस विधायकों को पार्टी में शामिल होने का न्योता। कोलकाता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को लगाई कड़ी फटकार, कहा मुहर्रम के दिन भी होगा विसर्जन, कोर्ट ने पलटा सरकार का फैसला। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोली ममता बनर्जी, कहा मेरा गला काट सकता है लेकिन मुझे कोई नहीं बता सकता कि क्या करना है। नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं ओके इंडिया। पश्चिम बंगाल में मूर्ति विसर्जन मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता की सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मूर्ति विसर्जन पर राज्य सरकार का फैसला पलट दिया है। कोर्ट ने मुहर्रम के दिन मूर्ति विसर्जन से रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले की तरह रात 12 बजे तक विसर्जन किया जा सकता है और इसके लिए पुलिस को व्यवस्था करनी होगी। हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा है कि वह दोनों कार्यक्रमों के लिए अलग अलग रूट तैयार करे। पच्चीस अगस्त को डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई हिंसा में मारे गए डेरा समर्थकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग उठने लगी है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि जब जाट आरक्षण के दौरान मारे गए लोगों को मुआवजा दिया जा सकता है तो फिर डेरा हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को क्यों नहीं। मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक में अनिल विज ने के इस तर्क के बाद सरकार मंथन मोड में आ चुकी है। डेरा मुखी के प्रति सरकार के नरम रवैये को लेकर पहले भी उंगलियां उठती रही है। अब विज की इस मांग के बाद राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। हालांकि फिलहाल सरकार के कुछ मंत्रियों ने अनिल विज की इस मांग पर सहमति भी जताई है। इंसान मरा है और मैं मानवतावादी हूं। मैंने हमेशा आम आदमी की बात उठाई है। अब ये मांग तो कोई डेरे वाले भी नहीं उठा रहे, लेकिन जब हमने जाट आंदोलन में जो लोग मरे उन्होंने भी आगजनी की थी, बहुत नुकसान हुआ था, लेकिन सरकार ने दिया। नियम दो नहीं हो सकते, नियम एक ही होता है। अगर हमने उनको मुआवजा दिया है तो हक इनका भी बनता है। ये भी तोड़फोड़ में मामले हुए हैं और पुलिस की गोली से मरे हैं, वो भी पुलिस की गोली से मरे थे। तो जब उनका हक बनता है, उनको हमने दिया है तो इनका भी हक बनता है। मरा तो इंसान है, मरा कोई किसी धर्म जाति का आदमी नहीं मरा, मरा इंसान है। तो इंसानियत के आधार पर उनका भी हक बनता है, इसलिए सरकार जरूर विचार करेगी इसके। एक बार फिर रेहान इंटरनेशनल स्कूल अब सोमवार से रेगुलर लगने लगेगा। गुरुग्राम के डीसी विनय सिंह प्रताप ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को स्कूल खोलने से पहले जिला प्रशासन और अभिभावकों की शनिवार को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें स्कूल से जुड़े अभिभावकों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही डीसी ने कहा कि किसी भी तरह से सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। डीसी ने कहा कि स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई तक का जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएंगी। इसमें काफ़ी सारे सुरक्षा जो नियम थे उसके पालन नहीं हो रहा था विद्यालय में, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ अभिभावकों का भी ये अनुरोध था कि विद्यालय को जब खोला जाए, जब इसके सारे सुरक्षा नियम हैं उसकी पालना होना शुरू हो। इसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय को सोमवार को खोलेंगे, परंतु इस शनिवार को विद्यालय के जितने भी छात्र हैं और उनके अभिभावक हैं उनके साथ पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं स्वयं भाग लूँगा, जिसमें उनके जो भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। जहाँ तक बात है सिक्योरिटी इश्यूज़ की, तो मैं वहाँ पेरेंट्स के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से जो अभी तक कार्रवाई हुई है वो भी सामने रखेंगे और जो आगे का प्लान है उसको भी वहाँ डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ जिन बच्चों का क्योंकि पढ़ाई का लॉस हुआ है, पिछले 10-12 दिन से विद्यालय बंद है, तो शनिवार को ही उनकी जो एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाएंगी उसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के सरदारपुर से बीजेपी विधायक वेल सिंह भूरिया एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं।
सरदारपुर में आयोजित कृषक सम्मेलन में विधायक वेल सिंह भूरिया ने पत्रकारों पर अपशब्द कहे हैं। विधायक भूरिया ने खुद को एकलव्य के खानदान का बताते हुए पत्रकारों की तुलना कुत्ते से कर डाली। विधायक वेल सिंह भूरिया ने कहा कि हम इतना कार्य कर रहे हैं और हमारी सरकार भी इतना कार्य कर रही है, लेकिन लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। कुछ पत्रकार सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। अब पत्रकार महोदय ऐसा नहीं है, सब पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें 2-4 से चंगू मंगू हैं जो काम करते हैं। मैं भी एकलव्य के खानदान की औलाद हूं। कोई कुत्ता भौंकता है तो सारे के सारे तीर उसके मुंह में डालने की ताकत रखता हूं। विधायक के इस बयान के बाद पत्रकारों में रोष बना हुआ है। नाम सुना जाते हैं, भगवान को कान में बात बताते हैं, किसी का संदेशा काम चालू होकर 24 घंटे बिजली मिल रही है। किसान भाइयों, मैं आपको मेरी किसान को मिलता है तो मालूम पड़ती है कि मेरे खिलाफ कोई प्रकरण बना है, तो इसको भी हमारी सरकार भी इतना काम कर रही, लेकिन क्या लोगों के बहकावे में नहीं आना। ये कांग्रेस के लोग जहाँ सुई नहीं जाए वहाँ मुसल धकेल देते हैं, और कुछ लोग तो कांग्रेस से मिलकर, कांग्रेस के कुछ पत्रकारों से मिलकर, टीवी वालों से मिलकर सरकार को बदनाम करने का काम भी करते हैं। सब पत्रकार महोदय ऐसे नहीं है, सब पत्रकार बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें 2-4 से मंगू चंगू है। वो क्या करते हैं मालूम है? वो गौतम की दारू वाली पार्टी से मिलकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। उन लोगों से आप सावधान रहना। मैं भी एकलव्य के खानदान की औलाद हूं। कोई कुत्ता भौंकता है तो सारे के सारे तीर उसके मुंह में डालने की ताकत रखता हूं, लेकिन मैंने वो मौका समय और वक्त को दे दिया है। समय आएगा तो हम सब बताएंगे, वो तीर ऑटोमेटिक उसके मुंह में चले जाएंगे और मुंह बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मंदसौर की हॉकी खिलाड़ी नीलू डांडिया का चयन इंडिया ए हॉकी टीम में हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में 28 सितंबर से होने वाले 10 देशों के ऑस्ट्रेलियन हॉकी लीग टूर्नामेंट में नीलू हिस्सा लेगी। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों से नीलू ग्वालियर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही है और नीलू भारतीय जूनियर टीम में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुकी है। शुरू से लगता था, जब से ग्राउंड पे ही उस समय से लगता था कि जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हालांकि आज जितना हमने सोचा था उससे कई गुना ऊपर इसने किया है। हमारा सपना था कि मंदसौर से कोई इंडिया खेले। अब हमें लगता है कि मंदसौर में और भी खिलाड़ी नीलू को अपना आदर्श मान के और इस लेवल पे जाएंगे। वो बिल्कुल आदर्श मान रहे हैं इसको। और जब से पता पड़ा हमको, जैसे ही पता पड़ा तो बच्चों में खुशी की लहर है और उनकी मेहनत जो है वो डबल हो गई है। हरियाणा के चरखी दादरी में बीजेपी ने किसान जमावड़ा रैली की, जिसमें कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ और रामविलास शर्मा ने शिरकत की। इस रैली के जरिए बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि किसानों का जो काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्षों में नहीं कर पाए, वह बीजेपी सरकार बनते ही पूरा कर दिया गया। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि भर्तियों में जुगाड़ का सिस्टम बंद कर दिया गया है। रामविलास शर्मा ने कहा कि शिक्षक भर्ती तबादलों में इंटरनेट के कारण कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें शीघ्र ही दूर कर दिया जाएगा। किसानों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सबसे पहला काम कोई मुझसे पूछेगा और पूरे देश में जिसकी सबसे बड़ी प्रशंसा हुई है, वो है जोखिम फ्री बनाया हमने किसान को। हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, यहाँ का किसान या तो बीमा में कवर है या 12,000 रुपए के मुआवजे में कवर है। इतने ऊंची राशि में और भारत के किसी भी राज्य का किसान कवर नहीं है, चाहे कांग्रेस शासित राज्य हैं, चाहे अन्य दलों के, चाहे हमारे अपने राज्य भी हैं। हरियाणा इसमें पहले नंबर पर है और मीडिया को इस विषय की बाकी राज्यों की तुलनात्मक समीक्षा भी करनी चाहिए। कुछ जगह ये आने वाले दिनों में 24 से पहले हम इस पोर्टल को चालू कर देंगे। और हरियाणा जो शिक्षा विभाग है, इस समय पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया, हमारी जो स्थानांतरण नीति है, हिंदुस्तान में हरियाणा का शिक्षा विभाग इस समय लीडरशिप कर रहा है। 15 प्रांतों की सरकार हमारा अनुकरण कर रही है।
बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी हरियाणा के झज्जर में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी ही पार्टी के दलित अध्यक्ष की गर्दन तुड़वाकर हुड्डा न सिर्फ दलित सम्मेलन करवा रहे हैं बल्कि अपने घड़ियाली आंसू भी बहाने के लिए किसान पंचायतें भी कर रहे हैं। जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बांटे गए सरकार के मुआवजे पर अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हुए सैनी ने कहा कि मुआवजा देने का सरकार के पास कोई पैरामीटर नहीं है, क्योंकि वह राज्य में जब तांडव करते वाले ही मुआवजा और सरकारी नौकरियां ले रहे हैं तो फिर राम रहीम प्रकरण के दौरान हुए दंगे में मारे गए लोगों के आश्रितों को भी मुआवजा दे देना चाहिए। जब तांडव करने वाले लोग मुआवजा ले गए तो मुआवजा इनको भी दे देना चाहिए। तो क्योंकि जो है ना, मुआवजा तो जब कोई पैरामीटर ही नहीं रहा सिस्टम का। और हुड्डा साहब की मैं क्या बात करूं, हुड्डा साहब तो रोजाना किसान पंचायतें, बेरोजगार और दलित सम्मेलन कर रहे हैं। दलित प्रदेश अध्यक्ष की गर्दन तोड़ गिर रही और उधर से दूसरे दलित सम्मेलन कर रहे हैं। जब इतनी बड़ी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का सर सलामत नहीं तो कौन से दलित की सुरक्षा करने के लिए, दलितों का उत्थान करने के लिए आए दिन दलित सम्मेलन करते हैं। और किसानों के लिए अगर उनके पास कुछ करने की नीति थी तो 3 साल पहले तक हुड्डा की ही सरकार थी। और हुड्डा 3 साल पहले किसने हाथ पकड़ रखे थे? भूपेंद्र हुड्डा जी के। फरीदाबाद के पलवली गांव में हुई 5 लोगों की हत्या के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। विपुल गोयल ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और कहा कि इस घटना में आरोपी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वहीं इस मामले में विपुल गोयल ने मुख्यमंत्री से मिलकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलवाने की बात भी कही है। आपको बता दें कि पलवली गांव में चुनावी रंजिश के चलते 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये आश्वासन क्या मैं पूरा का पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि न्याय होगा, चाहे कोई भी आरोपी, चाहे कोई हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, बिल्कुल न्याय होगा। तीनों परिवारों के साथ जो मांगे इन्होंने रखी हैं और जो क्षति हुई है उसका तो कहते हैं कि किस तरीके से क्षतिपूर्ति होगी, लेकिन न्याय की मैं जिम्मेदारी कहता हूँ। मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा मैं, और जो न्याय होगा, जो लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं अगर वो ठीक है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें जल्दी अरेस्ट कराने का काम भी करेंगे। 20-22 लोग इसमें अरेस्ट भी हो चुके हैं और बाकी पुलिस कार्रवाई। हरियाणा के रोहतक में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। सैनी को Z+ की सुरक्षा देने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा गया। लोकतंत्र सुरक्षा मंच के प्रदेश प्रवक्ता तेजवीर सैन ने कहा कि कैथल में सांसद राजकुमार सैनी के कार्यक्रम में हंगामा किया गया, उन्हें अपनी बात कहने से रोका गया, इसलिए उनकी जान को खतरा है। हमारी मांग है कि सांसद राजकुमार सैनी को Z+ की सुरक्षा दी जाए। कुमार सैनी जी को Z+ सुरक्षा मिले, इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर धरने प्रदर्शन चले हुए हैं। 14 सितंबर को कैथल के अंदर माननीय राजकुमार सैनी की जो जनसभा थी, वहां के स्थानीय कुछ लोगों ने वहां के टेंट को पाड़ा, आग लगाई, पत्थरबाजी करी और राजकुमार सैनी जी को उनके क्षेत्र में अपनी बात कहने से रोका गया। मानो ऐसा लगता कि हरियाणा के अंदर लोकतंत्र का राज नहीं आता, गुंडागर्दी का राज आ गया है। और दुख की बात यह है कि वहाँ बहुत ज्यादा में हमारा पुलिस प्रशासन भी खड़ा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन गुंडों को ऊपर कार्रवाई करने की बजाय माननीय राजकुमार सैनी जी को 2.5-3 घंटे तक अपना बंदी बना के रखा। हरियाणा के नारनौद के कई गांवों का इनेलो के विधायक परमिंदर सिंह ढुल ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भिवानी रैली में पहुंचने का न्योता दिया। विधायक परमिंदर सिंह ढुल ने कहा कि लगभग 3 वर्ष से अधिक समय से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन इनकी आम जन विरोधी नीतियों के कारण हर वर्ग में रोष है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। रैली क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का ये सालाना मेगा इवेंट है और इस मेगा इवेंट के माध्यम से क्योंकि 2018 में संभावित चुनाव हैं जो खबरें छनकर आ रही हैं, तो 2018 के चुनाव से मान के चलें तो ये आखिरी रैली है। और इस रैली के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से
तमाम ऐसी जो जनता के भलाई की लिए योजनाएं हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों के अनुरूप उनकी घोषणाएं भी की जाएंगी और इंडियन नेशनल लोकदल का आगामी विजन भी बताया जाएगा। और हर वर्ग आज तिल तिल कर मर रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए किस प्रकार से, जिस प्रकार जननायक चौधरी देवीलाल ने अपनी कथनी और करनी से इतिहास बदला था, रूपरेखा बदली थी, एक नया आयाम दिया था, उसी प्रकार इंडियन नेशनल लोकदल अपनी घोषणाएं करके और निश्चित तौर पर हरियाणा के लोगों के अभाव को दूर करेगा। हरियाणा के अंबाला में स्कूलों से हटाए गए सैकड़ों गेस्ट टीचर्स ने विरोध स्वरूप कैंडल मार्च निकाला। गेस्ट टीचर्स ने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अतिथि अध्यापकों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, सरकार उनकी जगह दूसरे अध्यापकों को नौकरी दे रही है। अब हम कहीं और नौकरी भी नहीं कर सकते, इसलिए अब हमारे परिवारों के सामने भूखे मरने की नौबत आ चुकी है। डॉक्टर सैयद साहब कहते हैं हम इन जिलों को नहीं बदल सकते, दूसरे जिलों को अध्यापकों को यमुनानगर जिले में भारी मात्रा में भेजा और यमुनानगर के जिले के टीचरों को जो 11 साल से काम कर रहे थे उनको बाहर निकाल दिया। तो उनको बोला गया तो वो कहते हैं ये जिले बोर्ड ने वंचित किए हैं, जबकि हमने उनको बोला कि आपने ये बोर्ड एसएससी बोर्ड बंद कर दिया है तो इसका कोई भी नियम लागू नहीं होता। आप इस जिले के लोगों को वापिस भेज सकते हैं और गेस्ट टीचरों को उनके स्कूलों में वापिस भेजे, लेकिन हमें झूठे आश्वासनों के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। गुरुग्राम के रेहान स्कूल में 7 साल के प्रद्युम्न की हत्या का केस अभी तक सुलझ भी नहीं पाया था कि पानीपत के द मिलेनियम स्कूल में 9 साल की छात्रा से टॉयलेट में रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि स्कूल मैनेजमेंट ने इस केस को कई घंटों तक दबाए रखा। पीड़ित 4th क्लास की स्टूडेंट है। बच्ची के परिजनों के मुताबिक हरी टी शर्ट पहने एक शख्स ने बच्ची का मुंह दबाकर उससे छेड़छाड़ की और किसी को भी कुछ भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। बच्ची के गर्दन और कमर पर खरोच के निशान है। इस वारदात के बाद से बच्ची काफी डरी और सहमी हुई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कई लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने अज्ञात शख्स और पुलिस स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ही किसी स्टाफ द्वारा गुड़गांव वाली कहानी दोहराई गई, अश्लील हरकत करी गई है। लड़की बेचारी रोती हुई घर गई है। स्कूल वालों ने उसको पहले तो डराया धमकाया कि भाई ना घर में जाके बता देगी। उसके पेरेंट्स ने बहुत मुश्किल से वो करा, जाई बेटी। फिर उसने बताया कि स्कूल में मेरे साथ किसी स्कूल के एम्प्लॉइज ने गलत हरकत करी है। पुलिस में FIR दर्ज करवाई महिला थाने में और रात को सारे हम पेरेंट्स इकट्ठे हुए यहाँ पे। प्रिंसिपल क्या कहती है कि IAS मेरा लड़का है और ना मैं नहीं डरती किसी से। प्रिंसिपल की ये वर्डिंग थी। ना अभी तक कोई भी पेरेंट्स है ना किसी को अंदर नहीं जाने दे, ना प्रिंसिपल ने अभी तक माफी मांगी और ना पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई करी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन हमने FIR दर्ज कर ली है। कुछ एक पहलू ऐसे हैं उसके बारे में हमें अभी डिस्क्लोज नहीं करना था। इस मामले में आपको जल्द से जल्द ही सभी चीज डिस्क्लोज कर दी जाएगी। मामला ये है कि वे बच्चे यहाँ पेपर देने के लिए आए थे, वॉशरूम गए थे और उसके साथ छेड़छाड़। बसपा के बागी नेता और पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सरोज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए हैं, जहां अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सपा में शामिल हुए लोग इस पार्टी को अपना घर समझे। वहीं सपा में शामिल होते ही इंद्रजीत सरोज ने बसपा और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरोज ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के राज में देश में अघोषित आपातकाल है, वैसा ही हाल बसपा में है। इंद्रजीत सरोज ने कहा कि वे बिना किसी शर्त के सपा में शामिल हो रहे हैं और जिनकी आवाज सदन में पहुंचनी चाहिए, उनकी आवाज को पहुंचाने वाले, साथ ही लगातार जमीनी काम करने वाले नेता, बहुजन समाज पार्टी में पूर्व में रहे, कई पदों पर मंत्री भी रहे, इंद्रजीत सरोज जी का मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये पार्टी, ये दल, ये आंदोलन, आप इसको अपना घर समझना। यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात रख सकते हैं
और जिन सिद्धांतों, जिन मूल्यों को लेकर के आप अभी तक संघर्ष करते रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं इस दल में उन सिद्धांतों, उन मूल्यों को भी आगे के आप बढ़ा करके उन तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम भी आप लोग करेंगे। और घोषित इमरजेंसी तो थी वहां पर, जैसे इस समय देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घोषित इमरजेंसी चल रही है, उसी तरह थी जो है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मैं आपकी दरबार में पहुंचा और अपना प्रत्यावेदन दिया, अपने साथियों का प्रत्यावेदन दिया और उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान किया। मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूं। बुलंदशहर की गौशाला के बारे में सुनकर और इससे प्रभावित होकर ओलंपिक रजत पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार इसे देखने पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की और उनसे अपने अनुभव शेयर किए। सुशील कुमार ने कहा कि वे गाय का दूध पीकर ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बने हैं। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सी गौशालाएं देखी हैं, लेकिन ऐसी गौशाला कभी नहीं देखी। वहीं खिलाड़ियों को टिप्स देते हुए कहा कि हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, कभी भी हारने के बाद मायूसी की बात नहीं करनी चाहिए। कि देश के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम वो कर रहे हैं, गौ माता के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। सब लोग बोलते तो हैं, मगर फील्ड में काम करना कोई नहीं चाहता। मगर आज आपने देखा होगा, मैंने सुना था बबन जी के बारे में ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में हमारे एक भाई गए हुए हैं, विनोद जी, उन्होंने बताया कि मैं गौशालाओं में जाता रहता हूँ जी, हमारे हरियाणा दिल्ली में गौशालाएँ हैं, वहाँ जाता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब भी टाइम लगे तो आप बुलंदशहर में एक छोटा सा कस्बा है, तो वहाँ आप जाइए और आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा अच्छा अनुभव आपको मिलेगा। तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और मैंने खासतौर से बबन जी को बहुत बधाई दी। और एक चीज़ कही कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहूँगा, आदित्यनाथ जी को, कि इससे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास कोई नहीं हो सकता। और मैं तो कहूँगा कि बबन जी को गौशाला, जितनी भी उत्तर प्रदेश में गौशालाएं हैं, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाएं और एक एग्जाम्पल सेट करें कि देखो गौ सेवा ये होती है। यूपी के गोरखपुर से 5वीं कक्षा के छात्र के द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं छात्र के बैग से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने आत्महत्या का आरोप स्कूल टीचर पर लगाया है। 11 वर्षीय नवनीत डेरी रेलवे कॉलोनी स्थित सेंट स्कूल की क्लास 5 का छात्र था। बताया गया है कि किसी छोटी सी बात को लेकर अध्यापिका ने 3 पीरियड तक नवनीत को लगातार खड़े रखा और इसी बात से आहत होकर घर आने पर उसने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि बच्चा बहुत होनहार था, लेकिन टीचर द्वारा उसको कई बार प्रताड़ित किया जाता था। घटना 15 तारीख को घटित हुई है, जब मेरा लड़का परीक्षा देने गया। वहाँ पर स्कूल में उसको इतना टार्चर किया गया कि वह घर पर आया और सुसाइड नोट लिखा और जहर खा लिया। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में ले गए, भिजवाए हॉस्पिटल में बच्ची से। उस दिन चूँकि मैं गांव पर गया था, हमारे चाचा का ब्रह्मभोज था, और बच्ची से और पास के तिवारी जी थे, उनके माध्यम से मैं डॉक्टर धर्मेंद्र राय के क्लिनिक पर भेजा और वो इलाज किए, लेकिन इलाज दूसरे दिशा में कर रहे थे। स्थिति बिगड़ जाने के बाद से मेडिकल कॉलेज में भेजा गया और वहाँ पर इलाज हो रहा था और इलाज होते होते 20 तारीख को उसकी मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि इलाज के दौरान पॉइजनिंग का मामला था और डॉक्टर पॉइजनिंग केस का इलाज कर रहे थे। आज जब बच्चे की मृत्यु हो गई तो उनके परिजनों ने उसकी नोटबुक और डायरी की तलाश की, तो उसकी नोटबुक में एक सुसाइड का नोट मिला और फिर परिजनों की तहरीर पे स्कूल की जो उसकी टीचर हैं, क्लास टीचर हैं, और विद्यालय प्रबंधन तंत्र के खिलाफ। यूपी के शामली में मासूम बच्ची की अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि बच्ची घर से 2 दिन पूर्व स्कूल के लिए गई थी, जो वहां से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों के काफी तलाशने के बाद ही बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। वहीं अब बच्ची का शव कृष्णा नदी से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। सर वो 8 बजे कल स्कूल में गई थी, परसों 20 तारीख को, और वहाँ से 10 बजे के आसपास गायब हो गई। तो फिर सुबह यहाँ से डूंगर से फोन गया कि एक लड़की नाले में नदी में जा रही है। अच्छा, तो देख लो आके अपना। फिर देखे तो उसकी डेड बॉडी यहाँ से मिली। लोग पंजीकृत है, छानबीन की जा रही है।
सर इसके क्या कोई पुरानी रंजिश लगती है इसमें, कोई उसकी हत्या का कोई लोगों का छानबीन की जा रही है। इलाहाबाद के दारागंज इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां और बम बरसाने शुरू कर दिए। हमले में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले में मशहूर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पुत्र अखिलेश त्रिपाठी के साथ साथ गगन निशांत भी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बमबाजी की घटना की गई और फायरिंग भी किया गया, जिसमें एक व्यक्ति जो है घायल हो गया है और दूसरे जो है उनके पीठ पे जो है ब्लास्ट से ही कुछ चोटें आई है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक की कंडीशन थोड़ा क्रिटिकल है और इसको मॉनिटर किया जा रहा है पूरा। और घटना में जो है जो लोग थे उसके बारे में जानकारी करके जो है पुलिस इसके लिए दबिश और कार्रवाई करेगी। आगरा पुलिस योगी सरकार के सुरक्षा के सभी दावों पर पलीता लगा रही है। यहां ना तो एंटी रोमियो स्क्वाड काम कर रही है, ना ही थाने। मामला राहुल नगर का है, जहां दबंगों ने पहले तो छात्रा को परेशान किया, फिर उसकी आंख पर चाकू मारकर उसे लहूलुहान कर दिया। छेड़छाड़ का मामला है। सोनू 1 महीना होने का है। मतलब कि पहले मैं अपने कॉलेज जाती थी, तो रास्ते में परेशान करता था और मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। मम्मी पापा ने उनसे बोला तो मम्मी पापा के साथ लड़ाई करा। मैंने अपने भाई को बताया, भाई को मारा उन लोगों। ये एक महिला ने अभी प्रार्थना पत्र दिया हुआ है और प्रार्थना पत्र पे तुरंत कार्रवाई की जा रही है। निर्देशित कर दिया गया हुआ है कि इसमें तुरंत रिपोर्ट दर्ज की जाए और आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए साक्ष्य के आधार पर। ब्रज मंडल की पवित्र भूमि को शर्मसार करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। बरसाना के बाद अब वृंदावन में एक साध्वी ने आश्रम के महंत पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। पीड़िता ने यह आरोप वृंदावन के गंगा गौशाला आश्रम के संचालक पर लगाए हैं। वहीं पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज भी करवा दिया है। आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। एक कौन सा संगठन है भाई, दूसरा बताओ हमें। अब 18 साल तक तो कुछ रहते रहे, फिर उसके इधर उधर के चाल गंदे रहे पहले से, और मुझे मालूम नहीं था। अब मुझे पूरी तरह से मालूम हुआ। कुछ ऐसी उसकी ऐसी भी कुछ बातें हुई कि देख करके भी मैंने पर्दा डाल दिया कि कोई बात नहीं है, हो जाता है ऐसी गलतियाँ। किसी का एक ऐसी गलती किया तो उसको 2 लाख रुपया दिया, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर तो उससे मैंने कही कि आप क्या हमारा साथ दोगे? बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। फिर वो चला गया, नहीं आया कभी। अब जो है तो वो हमको मारता धमकाता है कि तू अगर पुलिस में कही, मीडिया से कही, किसी से कही, तुझे मैं जान से मार दूंगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओके इंडिया। नमस्कार।